मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। शुरुआत मानसून की खबर के साथ। कहां अटक गया मानसून? उम्मीद थी 4 जून तक आ जाएगा, नहीं पहुंचा। कहां अटका है, क्या स्थिति है, ये जानेंगे। हादसे से पीड़ितों को आसानी से मिलेगा बीमा क्लेम। क्या तैयारी सरकार ने की है, क्या तरीका है, ये जानेंगे। अगस्त से बंद हो सकते हैं मार्केटिंग कॉल्स और मैसेज। शुरू होगा सेव दूध और एटीएफ का वायदा कारोबार। जमीन पर कैसे आएंगे आसमानी हवाई किराए, और क्या एफडी कराने का आ गया आखिरी मौका। यह है आज दिन की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत मौसम की खबर के साथ। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में ये कहा था कि 4 जून तक मानसून केरल पहुंच जाएगा, लेकिन अनुमान सही नहीं बैठा। 4 जून को मानसून केरल नहीं पहुंचा। अभी तक मानसून श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में ही पहुंच पाया है। अब अनुमान है कि केरल के तट पर मानसून 3-4 दिन में दस्तक देगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल हैं। सर, कहां अटक गया मानसून? शुभ, मानसून को लेकर जो खबर आई है वो थोड़ी चिंताजनक है और इस बात की संभावना पहले से थी। हम मनी सेंटर में आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत के आसपास अरब सागर के इलाकों में जो एल नीनो की परिस्थिति बन रही है उसका असर मानसून पर पड़ रहा है। पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में हमने इस पर चर्चा भी की थी कि जो एक चक्रवाती तूफान की परिस्थिति बनी थी उसने मानसून को प्रभावित किया है। मानसून की गति काफ़ी धीमी है और लंबे समय के बाद मानसून, पिछले कई वर्षों में ऐसा हो रहा है जब मानसून इतनी देरी से केरल तट पर पहुँच रहा है। आमतौर पर 1 से 4 जून के बीच पहुंच जाता है, पर आज की अगर हिसाब से माने और जो आईएमडी ने कहा है उस हिसाब से ये 3 से 4 दिन और ले सकता है, यानी कि अगले 8 या 9 तारीख तक इसे केरल के तट पर पहुंचने की संभावना है। यहाँ 2 बड़े घटनाक्रम दिख रहे हैं बदलते हुए। एक तो इस शुभम ने आपको बताया कि मानसून अभी श्रीलंका के दक्षिणी इलाके में है, वहाँ से सक्रियता के साथ ये आगे बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, लेकिन इस बार मानसून को लेकर मौसम विभाग ने कोई खुलकर सीधी भविष्यवाणी नहीं की है। यहाँ 2 चीज़ें देखने वाली होंगी। मानसून केरल के तट पर किस तारीख को पहुंचता है और उसके बाद मानसून की गति कैसी होती है, रफ्तार कैसी होती। आमतौर पर देर से आने वाले मानसून के आगे बढ़ने की गति भी धीमी होती है और 15 जून के आसपास मानसून को महाराष्ट्र के इलाके में सक्रिय होना चाहिए, खासतौर से उन इलाकों में जहां पानी की सूखे की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, मराठवाड़ा और विदर्भ के जो महाराष्ट्र के इलाके हैं। और अगर ये मानसून केरल के तट पर ही 7-8 जून के आसपास, 9 जून के आसपास पहुँचता है तो इसके बाद इसके आगे वाले हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। थोड़ी चिंताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और मानसून को लेकर अब गहराती जा रही हैं। हालांकि जो विक्षोभ का, जो चक्रवात की परिस्थिति अरब सागर में बनी थी वो कमज़ोर पड़ी और वो पूर्व की तरफ चला गया, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार को थोड़ी मदद मिलेगी। ओडिशा रेल दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए बीमा दावा प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। आईआरडीआई ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के दावे का खुद आगे बढ़कर निपटान करें। सभी बीमा कंपनियों को जिला प्रशासन या रेलवे अधिकारियों से संपर्क, मृतकों और घायलों की सूची हासिल करने का निर्देश भी दिया गया है। सर, बीमा के दावे कैसे मिलेंगे? रेलवे में दुर्घटना के बीमा के दावों को लेकर सरकार कल से सक्रिय दिखाई दी। 288 लोगों की जान इस कोरोमंडल ट्रेन हादसे में गई है। करीब 21 कोचेस डैमेज हुए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। ये लोग तरह तरह के बीमा नियमों के तहत आते हैं। इनके पास अपनी दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा भी होंगी। आईआरडीए ने एलआईसी को ये निर्देश दिया था कल कि वो आगे बढ़कर जो बीमा जिन लोगों जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं या जो घायल हैं उनके बीमा दावों का भुगतान करें। एलआईसी ने आज एक बयान जारी किया और इस एलआईसी ने इस बयान में 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ये जब समझना ज़रूरी है। एलआईसी ने कहा है कि जो डेथ सर्टिफिकेट का प्राविधान है, क्योंकि बीमा में जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिखती, खासतौर से एक्सीडेंटल मामलों में, तब तक बीमा कंपनियां मृतक के परिवार को, मारे गए व्यक्ति के परिवार को बीमा के दावे का भुगतान नहीं करती। एलआईसी ने कहा है कि जो कैजुअलिटी की लिस्ट या मारे गए लोगों की सूची जारी की जाएगी रेलवे की तरफ से, या कोई पुलिस या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी अपने तरफ से ये से किसी सूची में नाम दर्ज करेगी, तो उसे मृत्यु का प्रमाण पत्र मानकर
उसके आधार पर बीमा दावे का भुगतान किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि LIC ने अपनी तरफ से एक विशेष हेल्प डेस्क बनाई है, क्योंकि भारत के हाल फिलहाल के इतिहास की ये सबसे बड़ी रेलवे दुर्घटना है। तो एक विशेष हेल्प डेस्क बनाई है जिसमें कि जो क्लेम लेने वाले लोग हैं उनको उनकी सूचनाएं ली जाएंगी और ये ब्रांच, डिवीज़न और जोन के स्तर पर भी जाएगी। इसके लिए LIC ने एक स्पेशल नंबर जारी किया है, जिसका जो नंबर है 022-6827-6827 022-6827-6827। इस नंबर पर भी फ़ोन करके के दावे का भुगतान करने के लिए या बीमा दावे का भुगतान किया जा सकता है। जाने के लिए इस बीमा भुगतान के दावे के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए मारे गए व्यक्ति के पास, तब उसके दावे का भुगतान होगा। डेथ क्लेम जो भी हो, डेथ का क्लेम है जो LIC ने जो नियम बदले हैं जिस हिसाब से किसी सूची में गए हुए व्यक्ति का नाम होगा, और इसके अलावा जो बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए जो बाकी सूचनाएँ चाहिए होती हैं, बैंक अकाउंट का डिटेल, NEFT, इनकी जानकारी होगी। और जो नॉमिनी है जिसको ये पैसा मिलना है उसका फ़ोटो और पैन कार्ड चाहिए होगा। LIC ने पूरा ब्यौरा जारी किया है। सर, प्रोसेस कितना आसान है, मिल पाते हैं बीमा के दावे? ये कठिन बात है, क्योंकि दुर्घटना बीमाओं में, खासतौर से इस तरीके की रेलवे दुर्घटना बीमा में जो सबसे जटिल परिस्थिति है वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर है। अब LIC ने अपनी तरफ से इसमें थोड़ी उदारता दिखाई है और ये कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट में अगर किसी सूची में उनका नाम भी आया होगा तो उसका उन्हें बीमा का दावा मिलेगा। 2-3 बड़ी मुश्किलें जो इस तरीके के बीमा क्लेम में आती हैं जो समझना ज़रूरी है और जिसके कारण ये बीमा दावे नहीं मिल पाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिनके रिकॉर्ड रेलवे के पास नहीं है, चूँकि दुर्घटनाओं में रेल में आमतौर पर जो जनरल बोगी के कोचेज़ हैं वो इंजन के पास लगाए जाते हैं या पीछे लगाए जाते हैं, उनमें ट्रैवल करने वाले लोगों के रिजर्वेशन का डेटा नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। तो उनके बारे में उनकी सूचना कैसे दी जा सकती है? उनकी सूचना इस हिसाब से दी जा सकती है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव पहचाने जाएँ, उनके परिवार के लोग पहचाने और उसके बाद रेलवे उन्हें प्रमाणित करके सूचित करे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि उनके ट्रैवल रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होती किसी तरीके की, इसलिए उनके क्लेम नहीं बनते। और भी एक बड़ी दुविधा होती है कि मारे गए जो लोग हैं, अगर उनके परिवार वालों को ये पता ही नहीं कि इनका कोई बीमा है, उनके पास कोई इंश्योरेंस है, उनकी पॉलिसी का डिटेल क्या है, नंबर क्या है, तो LIC या कोई भी बीमा कंपनी दावे का भुगतान नहीं करेगी, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि LIC ने भी कहा है कि शर्तों के तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। और इस स्थिति में आमतौर पर रेल दुर्घटनाओं में मारे गए वो लोग जो आमतौर पर सामान्य कोच में यात्रा करते हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं और उन्हें इन बीमा दावों का भुगतान नहीं हो पाता। अभी भी सरकारी एजेंसियां इस व्यवस्था को उतना सुचारू नहीं कर पाई हैं, क्योंकि जनरल बोगी में चलने वाले लोग या तो प्लेटफॉर्म से काउंटर से टिकट लेते हैं, और जब काउंटर से टिकट लेते हैं तो उनके बारे में सूचना नहीं होती। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि इसमें कितने लोगों को, काफ़ी बड़ी संख्या है, 288 लोगों की मौत हुई, 288 लोगों के बीमा दावों में कितने लोगों के बीमा दावों का भुगतान हो पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस व्यवस्था में सबसे ज़रूरी है कि रेलवे और बाकी अथॉरिटीज़ मृतकों की सही सूची समय पर जारी करें या बता सकें कि किनकी मौत हुई है। बीमा से जुड़ी और भी तमाम जानकारियां और भी तमाम खबरें, बीमा आपने कैसे लिया है, नहीं लिया है, कैसे लेना चाहिए आपको, इन दावे कैसे प्रोसेस कराए जा सकते हैं, आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, परिवार वाले आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम खबरें मनी9 की वेबसाइट पर तैयार हैं। आप जा सकते हैं और मनी9 की वेबसाइट पर इन तमाम खबरों से जुड़ी खबरें, इन तमाम बातों से जुड़ी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है जो इस वेबसाइट की खबरों में आपको नहीं मिला या इन खबरों को पढ़ने के बाद आपके मन में उठा कि ये बीमा में क्या हो सकता है, क्या पर्सनल बीमा पर भी ये नियम लागू होते हैं, रेल दुर्घटना के अलावा और कौन सी ऐसी पब्लिक घटनाएं हैं जिनमें ये नियम लागू होते हैं, उन नियमों में कैसे छूट दी जाती है, क्या उनका तरीका होता है प्रोसेस करने का बीमा दावे का, तो आप अपना सवाल कल पूछ सकते हैं। हेलो मनी9 4 से 4:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा। और हादसों के बाद कैसे मिलता है बीमा, इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, डॉक्टर मुकेश जिंदल हमारे साथ होंगे, पार्टनर हैं अल्फा कैपिटल के। ये बीमा दावों से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है, जो भी शंका है, उसका समाधान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में चलने वाले हेयर ट्रांसप्लांट, ब्यूटी और डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे सभी क्लिनिक को क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर होने के लिए कहा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी इस तरीके के सभी क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन के लिए कह सकता है। फिलहाल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सिर्फ अस्पतालों को रजिस्टर होना पड़ता है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? शुभ, देश में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि वो जिस डेंटिस्ट के यहाँ जा रहे हैं या जिस कॉस्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ वो अपनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी स्किन के रिजुविनेशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत तरीके की थेरेपी ले रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, जितने ऐसे काम हैं ये फ़िलहाल अभी अस्पतालों वाले श्रेणी में या दर्जे में नहीं आते। यानी ये चिकित्सकीय गतिविधियाँ हैं, पर इनके साथ इसमें कॉस्मेटिक्स भी जुड़ा हुआ है, ये चिकित्सकीय व्यवस्था में नहीं आते। जो सरकार का क्लिनिकल
एस्टेब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेटर एक्ट है, उसमें केवल अस्पतालों को दर्ज किया जाता है। पूरे देश में बहुत तेज़ी से डेंटल कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रांसप्लांट्स इनके केंद्र तेज़ी से खुले हैं। इनमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं और उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय को ये समझ में आया है कि इनके लिए भी अलग से नियमों की ज़रूरत है, यानी इन्हें भी अब मेडिकल नियमों के तहत या जो चिकित्सा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान हैं उनके दायरे में लाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि जो डेंटल कॉस्मेटोलॉजी है, स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी और हेयर ट्रांसप्लांट के जितने भी क्लिनिक्स होंगे या जितने भी केंद्र होंगे उन्हें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। इसमें एक और पहलू ये है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकारें उसे लागू करती हैं और राज्य सरकारें भी अपने यहाँ उनका पंजीकरण करती हैं। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तेलंगाना जैसे राज्यों ने इनके पंजीकरण की कोशिश भी शुरू की है ताकि इन्हें प्रॉपर पंजीकृत कराया जा सके। ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इनकी गुणवत्ता के, इनकी सुरक्षा के, इनकी तरफ से दी जाने वाली सेवाओं के पैमाने तय नहीं हो पाएंगे। फ़ोन नंबर पर प्रमोशनल कॉल और एसएमएस पर अगस्त से रोक लग सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 31 जुलाई तक डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन प्रक्रिया लागू करने को कहा है। क्या प्रक्रिया है सर, कैसे काम करेगी? ये जो नई प्रक्रिया आई है ये पुरानी डीएनडी प्रक्रिया से अलग है। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार का दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों के साथ लगातार पिछले 6 महीने से इस कोशिश में है कि प्रमोशनल कॉल्स और जो मार्केटिंग कॉल्स आपके पास लगातार एसएमएस कॉल्स और अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आना शुरू हुए, इन्हें रोका जा सके किसी तरह से। टेलीकॉम कंपनियां दाएं बाएं करके इसे बचने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें अब डेडलाइन दी गई तो एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आई है। इस नए प्लेटफॉर्म के तहत टेलीकॉम कंपनियों को आपसे और हमसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी आपसे और हमसे, वो चाहे एसएमएस के जरिए ली जाए या कॉल के जरिए ली जाए, हमें यह बताना होगा कि क्या वो हम कंपनियों के मार्केटिंग मैसेजेस स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं। आप कहेंगे कि प्रक्रिया तो पहले से भी थी, जिसको हम डीएनडी कहते थे, जो डू नॉट डिस्टर्ब डायरेक्टरी है, पर इसमें और दोनों में बुनियादी फ़र्क है। डीएनडी की प्रक्रिया लागू करने की जो जिम्मेदारी थी वो उन कंपनियों पर थी जो आपको मार्केटिंग कॉल कर रही हैं, जैसे कि बैंक, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां या सर्विस देने वाली कंपनियां। टेलीकॉम कंपनियों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी और इसलिए जब भी डीएनडी सर्विस एक्टिवेट होने के बाद भी आपने कहकर भी अपनी डीएनडी सर्विस एक्टिवेट करा ली कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी डिस्टर्बिंग कॉल आती रहती थी और टेलीकॉम कंपनियां इससे अपने को अलग रखती तो उनका मानना था नॉर्मल ट्रैफिक है, कोई किसी को भी कॉल कर सकता है। तो इस नई व्यवस्था में अब टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वो उपभोक्ता से पूछेंगी कि उन्हें कॉमर्शियल कॉल, मार्केटिंग कॉल, प्रमोशनल कॉल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए अब आप जो डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फैसिलिटी है उसे शुरू करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म में कैसे काम करेगी, टेलीकॉम कंपनी आपको विस्तार से बताएंगी कि इसमें आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कराएं और उसे रजिस्टर करने के बाद फिर कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि आपके पास मार्केटिंग कॉल नहीं है। देश की कमोडिटी एक्सचेंजों पर जल्द दूध और सेब जैसी कमोडिटी का डेरिवेटिव ट्रेड शुरू हो सकता है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का कमोडिटी डेवलपमेंट और एडवाइजरी कमेटी ने सेब, दूध, हवाई ईंधन और मौसम का डेरिवेटिव ट्रेड शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब एक्सचेंजों पर इसके डेरिवेटिव ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए सभी भागीदारों से राय लेनी होगी। सर, ये नए ट्रेड शुरू क्यों हो रहे हैं? डेरिवेटिव ट्रेड्स वो होते हैं जिनमें कि आप वास्तविक कमोडिटी में नहीं बल्कि उसके आधार पर एक प्रत्यक्ष कमोडिटी, अप्रत्यक्ष इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें में कई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। मौसम को लेकर एक डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, यानी मौसम में उतार चढ़ाव होगा, इस पर आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। एप्पल और दूध को किया जा रहा है। एटीएफ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एटीएफ को लाए जाने की मांग काफ़ी समय से चल रही थी क्योंकि भारत में एविएशन कंपनियां एटीएफ की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। भारत की और विदेश की भी एटीएफ एविएशन कंपनियां भारत में एटीएफ खरीदती हैं और उन्हें अपने लॉसेस हेज करने की सुविधा भारत में नहीं मिलती क्योंकि एटीएफ की डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होती है। अब इस स्थिति में जबकि इनकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू होगी तब उन्हें WTI और ब्रेंट में एटीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दूध एक दूसरी महत्वपूर्ण कमोडिटी है। भारत दूध का बड़ा उत्पादक है। देश करीब 221 मिलियन टन के आसपास दूध का उत्पादन पिछले साल हुआ था और इसलिए दूध को भी अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लाया जा रहा है। हालांकि इसके क्या असर होंगे बाजार में कीमतों पर, यह हमें बाद में देखना होगा। बाकी एप्पल फलों की दृष्टि से एक फल भी अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग का हिस्सा होगा। ETF ट्रेडिंग पहले भी भारत में हुआ करती थी, फिर उसको बंद कर दिया गया था। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानें बंद होने की वजह से देश के सबसे व्यस्त हवाई रूट पर किराया लगातार बढ़ रहा है और बीते 1 महीने के दौरान किराए में 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मुंबई रूट पर देश का सबसे व्यस्त रूट माना जाता है ये।
1 मई को इस रूट पर हवाई किराया 6,125 रुपये प्रति यात्री का था औसत किराया। 1 जून को बढ़कर ये 18,654 रुपये हो गया, 3 गुने से भी ज़्यादा। मई के पहले हफ्ते में ही गो फर्स्ट ने उड़ानें बंद कर दी थी और उसके बाद हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। सर, कैसे लगाम लगेगी? हवाई यात्रा करने वाले दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। पहली मुसीबत तो ये कि गर्मियों का मौसम है, यात्राएं बढ़ी हुई हैं, लोग वैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरा भारत की एक प्रमुख एयरलाइंस गो फर्स्ट जिसके की उड़ानें बंद हो चुकी हैं दिवालिया होने के कारण, और एक दूसरी एयरलाइंस है उसकी है स्पाइसेस, उसकी उड़ानें भी सीमित हैं। सरकार ने कोविड के दौरान तो किराए में दखल दिया था, लेकिन उसके बाद किराया तय करने की प्रक्रिया से अपने को अलग कर लिया था। मौजूदा स्थिति में अगर एविएशन इंडस्ट्री के लोगों से बात करें तो उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि किराए इतनी तेज़ी से कम हो सके। हालांकि आज केंद्र सरकार की तरफ से एविएशन कंपनियों से बातचीत भी शुरू हुई गई, किराया बढ़ाने पर रोक लगाने की भी बात कही गई, लेकिन जो स्पॉट के किराए, जो तत्काल खरीदे जाने वाले टिकट हैं जिनमें आप तुरंत लेते हैं, उनके किराए वास्तव में बहुत काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बाज़ार में जहाज़ों की आपूर्ति या जो एयर सर्विसेज में एयरक्राफ्ट की आपूर्ति कम है, क्योंकि गो फर्स्ट के एयरक्राफ्ट बंद हैं और वो नहीं उड़ रहे हैं। तो या तो गो फर्स्ट के दिवालियापन का समाधान तेज़ी से और जल्दी करना होगा, या तो कंपनी अपनी सेवा शुरू करेगी या फिर NCLT अदालत को इसके जहाज़ छोड़ने होंगे, ताकि वो जहाज़ किसी दूसरे ऑपरेटर्स को मिल सकें और वे उड़ाने शुरू कर सकें। पर इस समय ये पूरा गर्मी का मौसम, इतनी में किराया कम होने की कोई बड़ी कटौती की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रमुख FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कुछ श्रेणियों में उत्पादों के दाम घटाए। कंपनी अन्य श्रेणियों में भी जल्द कीमतें कम कर सकती है। पूरी दुनिया में बेस मेटल की कीमतों में भी गिरावट है। ये भी दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट की वजह से कीमतों को पास ऑन कर सकती है, जिससे महंगाई कम हो सकती है। बेस मेटल की कीमतों की अगर आप बात करें तो वहाँ दबाव बना हुआ है। पिछले 1 साल की तुलना करें अगर आप भाव की, तो जिंक की कीमतों में करीब 38% की कमी है। कॉपर की कीमतें 10% नीचे हैं। एल्यूमिनियम का भाव भी 13% घटा है। पहला सवाल HUL पे सर, कहाँ कीमतें घटी? लंबे समय के बाद, पिछले 2 साल के बाद लगातार कीमतें बढ़ाने के बाद अब उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां, FMCG कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में कमी कर रही हैं। अब जब मार्केट से ऐसे संकेत मिले हैं, बाजार से संकेत मिले हैं कि तो जो लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं, यानी डिटर्जेंट हैं, इसके अलावा जो स्किन क्लिनजर्स हैं, सोप्स हैं और चाय है, ये 4 बड़े वर्ग हैं जिनमें देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी अपनी कीमतों में कमी करने जा रही है। ये माना जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री पुरानी पड़ी हुई है और उसको बिक्री करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और फ्रेश स्टॉक्स आने वाले हैं। उससे पहले ये कीमतों में कमी करके उस स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। इसका दूसरा सूत्र आप ले सकते हैं, जो शुभम ने आपको दूसरी खबर बताई, जो बेस मेटल की कीमतों में गिरावट की है। लंबे समय के बाद कमोडिटीज़ की कीमतों में गिरावट दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की संभावनाएं थोड़ी गहरा रही कमोडिटी के प्राइसेस को। अगर आप भारत और विदेश दोनों जगह देखें, भारत के थोक मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा आया वो भी बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक छोटे से डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। जो कच्चे माल की कीमतें हैं उनमें एक तेज कमी दिखाई दे रही। इस सब का भी असर है कि कंपनियों को अब अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरा साल बीत चुका है। साल की आखिरी तिमाही में कंपनियों को वॉल्यूम में डिमांड की उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। शायद इसकी एक बड़ी वजह वो हो सकती है जो कि पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थी। महंगाई एक बड़ी वजह थी। इन कीमतों में कमी से कंपनियों को उम्मीद है कि अगले 2 तिमाहियों में शायद सस्ती होने पर थोड़ा सा डिमांड बढ़कर उनके सामने आएगी। सर, कीमतें गिर रही हैं। इस हफ्ते RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और उसके भी नतीजे आएंगे। क्या महंगाई को लेकर RBI की पॉलिसी में दिख सकता है? RBI की पॉलिसी में अगर आप हाल के संकेत देखें जो RBI गवर्नर ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो इन्फ्लेशन को लेकर अब उतना, उनके बयानों से अंदाजा लगा था कि इन्फ्लेशन को लेकर उतना हॉकिश नहीं है। थोड़ा सा कंफर्ट लेवल RBI की सुविधा बढ़ी है, क्योंकि थोक महंगाई में तो तेज गिरावट दिखाई दी है, खुदरा महंगाई भी उसके सहनीय स्तर से नीचे आ गई है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जैसा हमने बताया कि कहीं जगह डिफ्लेशन के प्रेशर बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फूड ग्रेन्स को अलग कर दें, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को अलग कर दें, कुछ सर्विसेज की महंगाई को अलग कर दें, और गारमेंट और बाकी चीज़ों की महंगाई के अलावा बाकी जगह ओवरऑल महंगाई की दर में कमी आ रही है। रिजर्व बैंक शायद इस ट्रेंड के या इस रुख के और स्थायी होने का इंतज़ार करेगा। पर यहाँ एक बड़ा कैविएट है, यहाँ एक बड़ा अपवाद है। वो बड़ा अपवाद है जिसकी सूचना हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में दी थी, यानी मानसून में होने वाली देरी। क्योंकि अगर मानसून में देरी है तो अगले 2-3 दिन के अंदर आपको बाजार में तमाम चीज़ों की कीमतों पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। और मानसून अगर लेट आया और आगे कमजोरी बढ़ा
तो फिर महंगाई को लेकर बहुत सारी संभावनाएं, खासतौर से खाद्य महंगाई को लेकर बहुत सारी संभावनाएं बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन आज की परिस्थिति में इस सप्ताह की बैठक में इस बात का संकेत है, इस बात की संभावना है कि शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। जो मौजूदा स्थिति, जो पास की या जो स्थायित्व की परिस्थिति है, जिसे उसे थोड़े समय तक आगे जारी रखा जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इस आरबीआई की इस बार की बैठक में में ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो मानसून और कच्चे तेल, इन दो चीज़ों को लेकर किस तरीके का आउटलुक देता है, किस तरीके की संभावना में आने वाले समय में बताता है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% की आर्थिक विकास दर का साल अब बीत चुका है। अगले साल के सारे अनुमान, यानी इस वित्त वर्ष के सारे अनुमान 6% और 5.5% के आसपास है। इनके बीच रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में क्या कहता है, इस दृष्टि से भी ये पॉलिसी महत्वपूर्ण होगी। चलिए अब पॉलिसी का ही सिरा पकड़ के बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पर। देश के कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज की दरें घटाना शुरू कर दी हैं, जिस वजह से संभावना जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिन चलने वाली बैठक मंगलवार को शुरू हो रही है और गुरुवार को रिजर्व बैंक की पॉलिसी की घोषणा होगी। सर, एफडी पर दरें घटने क्यों लगी? अभी तो आरबीआई की तरफ से रेपो रेट घटाने का कोई संकेत भी नहीं दिया गया। 2-3 घटनाक्रम एक साथ हुए हैं। 3 बड़े बैंक हैं जिन्होंने एफडी पर रेट्स घटाई है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है जिसने 1 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट को 6.8 से 6.75 कर दिया है। एक्सिस बैंक ने 7.10 से 6.80 किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी घटाई और यूनियन बैंक ने भी घटाई। ये 4 प्रमुख बैंक हैं जिसमें एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का घटना काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बड़ा संकेत है। तो 3 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला घटनाक्रम ये हुआ कि 2000 रुपये का नोट बंद होने के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी आना शुरू हुई, जो हालांकि तात्कालिक है, 2-3 महीने के लिए लिक्विडिटी, पर इस लिक्विडिटी ने बाजार में जो शॉर्ट टर्म सप्लाई थी मनी की उसको बढ़ाया, जिससे बैंकों को थोड़ी राहत मिली, थोड़ा आराम मिला और जिससे उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की। और इसलिए आप देखिए कि ज़्यादातर जो कटौती की गई है वो जो एफडी टेन्योर्स हैं वो 1 साल के और 1 साल से 30 महीने के हैं। यूनियन बैंक केवल एक ऐसा अपवाद है जिसने 3 साल की एफडी पर भी ब्याज दर कम की, थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है एफडी के रेट्स कम करने में। आईसीआईसीआई बैंक ने 15 महीने से 3 साल तक किया है, ऐसा आईसीआईसीआई बैंक ने भी बढ़ाया है। और इसको आप देख सकते हैं अलग अलग बैंकों की जो वित्तीय परिस्थिति, उनके कैपिटल की स्थिति, उसके आधार पर भी तय होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि लिक्विडिटी बेहतर हुई बाजार में, जिसका फ़ायदा बैंकों को मिला। दूसरा ये कि बैंकों को ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक का ब्याज दरों में आने वाले समय में बढ़ोतरी तो नहीं करने वाला है अगर कटौती नहीं होगी, और इसलिए उन्होंने आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने और रेपो रेट में बढ़ोतरी रुकने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया और अपनी कॉस्ट ऑफ फंड में सेविंग शुरू कर दी। और तीसरी चीज़ ये कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अगले साल के अनुमान स्लो डाउन के हैं, तो बैंकों को भी ये पता है कि इस स्थिति में कर्ज की मांग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए बैंक अगले साल के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को या अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये 3 फैक्टर थे जिनके कारण इस सप्ताह के शुरुआत में बचतकर्ताओं की पार्टी जो चल रही थी उसके खत्म होने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। सर, अब आगे क्या संभावना बनती दिख रही? अभी अगर आप टेन्योर के हिसाब से शुभम देखें तो 1 साल से लेकर 3 साल तक 4 बड़े बैंक अपनी एफडी रेट्स में कमी कर चुके हैं। पिछला 1 साल 8 महीने भारत के बैंकों में पैसा रखने वालों के लिए बहुत अच्छे थे। भारत में अभी भी 70 से 80% बचतें बैंकों में मौजूद हैं, जिसमें भी टर्म डिपॉजिट और एफडी में पैसा लगाया जाता है। लंबे समय के बाद एक ऐसा छोटा सा अंतराल आया शुभम 5-6 महीने का, जब कई जगह महंगाई के बराबर आ गई बचत दर, एफडी की रिटर्न रेट आ गई कहीं महंगाई से के बराबर हो गई। नहीं तो एक बहुत लंबे वक्त से लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत जिस गति से बढ़ रही थी या जिस दर से बढ़ रही थी महंगाई दर से, उसकी तुलना में उनकी बचतों पर रिटर्न घट रहा था, नेगेटिव था। लेकिन अब यहाँ से संकेत मिल रहा है कि 3 साल तक की अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, जैसे 7.3% से 6.5% कर दी गई, बड़ी कटौती है, तो इसका मतलब है कि बैंक अब ब्याज दरों में एफडी पर बढ़ोतरी नहीं करेंगे। 2 बड़े बैंकों का इंतजार और रहेगा, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। एसबीआई क्या करता है एफडी के रेट में दरों को लेकर, वहाँ से और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी अगर आप बैंकों में पैसा रखना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़िए तत्काल, क्योंकि ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी का आखिरी मौसम है जो चल रहा है। इसके बाद ब्याज दरों में कमी शुरू होगी और कटौती शुरू होगी, और बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पास ऑन करने में या ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आपकी डिपॉजिट रेट बढ़ाने में भले ही थोड़ी सुस्ती दिखाई हो, पर जब कटौती शुरू होती है तो बैंक बहुत तेज़ी से एफडी पर ब्याज दरें कट करते हैं।
सर इसका असर अब आगे कहाँ कहाँ होगा? अब जब ब्याज दरें कम होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, स्थिर होने की रेपो रेट की संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो आपकी और हमारी किसी की भी बैंकों की बचत पर, उस पर मिलने वाले रिटर्न पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ तो रिटर्न कम होगा ही। इसके अलावा रेपो रेट से जुड़े हुए जो बाकी और निवेश के उपकरण हैं, यानी बॉन्ड्स में निवेश, चूँकि सरकारी बॉन्ड्स में हाल फिलहाल में निवेश बढ़ा है, डेट फंड में निवेश, इन पर भी असर पड़ेगा। और अगर ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई दी तो केंद्र सरकार भी मौका नहीं चूकेगी, वो भी छोटी बचत स्कीमों पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है, जिससे एक बड़ा पैसा ब्याज भुगतान के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से जाता है, अगले रिव्यू में भी छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दरों में कमी करेगी। यानी ब्याज दरें कम होने की, ब्याज दरों अच्छी ब्याज दरें मिलने की संभावनाओं के दिन अब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार से भी जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। शेयर बाजार में जो उठापटक रहती है स्मॉल कैप शेयरों में, जो छोटे शेयर होते हैं दरअसल, उनमें जो भाव में भारी उतार चढ़ाव लगती है, उस पर रोक लगाने के मकसद से बीएसई और एनएसई स्मॉल कैप शेयरों को ज़्यादा सर्विलांस प्रक्रिया से गुजारेंगे। इस प्रक्रिया को ईएसएम कहा गया है। ईएसएम के दायरे में एक बार जो कंपनी आ जाएगी वो लंबे समय के बाद फिर बाहर निकल पाएगी, और उन कंपनियों के शेयर आएंगे दरअसल जो ज़्यादा जिनमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, पेनी स्टॉक कह लीजिए या छोटे स्टॉक कह लीजिए। सर ये ईएसएम का मतलब क्या है? शुभम, हमको याद है हाल फिलहाल में भी आपने सुना होगा शेयर बाजार में पंप एंड डंप के कई सारे मामले आए थे। पंप एंड डंप का ये कि कुछ लोग कार्टेल बनाकर शेयरों की कीमत ऊपर कर उठाते थे और फिर उसके बाद उन्हें बेच कर निकल जाते थे। आमतौर पर ये छोटी कीमत वाले स्टॉक होते थे, जिनको आप पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं। इस मामले में सेबी ने बहुत सारी सख्ती की कोशिश की, पर यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। और इसलिए शुभम, सेबी ये कदम काफ़ी सख्त है और काफ़ी निर्णायक सा कदम है। जो नया सिस्टम लाया गया, जिसको कि इन्हांस्ड सर्विलेंस मैकेनिज्म कहा जाएगा, ईएसएम कहा जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत 500 करोड़ रुपए से कम की मार्केट कैप वाली कंपनियों पर यह लागू होगा। यानी स्पष्ट रूप से सस्ते शेयरों पर लागू होगा, जहां सबसे ज़्यादा सट्टेबाजी होती है और छोटे निवेशक अपनी हाथ, उंगलियां और कंधे तक उसमें जलाते रहते हैं। सरकार, सेबी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बैंकों के जो शेयर्स हैं और एफ&ओ शेयर हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। सेबी हर हफ्ते शेयरों की स्थिति की समीक्षा करेगी। यानी 500 करोड़ रुपए से नीचे की जितनी भी कंपनियां और उनके शेयरों में कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखता है दोनों साइड में सेल या बाई साइड में, तो सेबी इसकी समीक्षा करेगी और बगैर देर किए हुए उसे ईएसएम की व्यवस्था में डाल दिया जाएगा। आपने इस ईएसएम या आईएसएम की व्यवस्था का जिक्र बार बार अडानी ग्रुप के शेयरों के संदर्भ में हाल में सुना होगा। और एक बार ईएसएम स्टेज 1 में कंपनी चली गई तो 90 दिन तक उसे बाहर निकलना मुश्किल होगा, और फिर यहाँ सौदे करने पर 100%, 100% का मार्जिन पे करना। और 100% मार्जिन का मतलब है कि पेनी स्टॉक्स पर इतना मार्जिन देकर लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये ईएसएम की व्यवस्था होगी। फिर ईएसएम एक स्टेज 2 है, जिसमें कि 2 हफ्ते के प्राइस बैंड के साथ हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेडिंग की छूट मिलेगी उस स्टॉक में। यानी केवल 2% के दोनों साइड मूवमेंट पे केवल एक बार ट्रेडिंग की छूट मिलेगी। और वीकली ट्रेडिंग में एक बार एंट्री, अगर वीकली ट्रेडिंग में गए तो फिर 1 महीने तक ये सब में रहना होगा। ये सारी सख्ती छोटे शेयरों में जो हो रही सट्टेबाजी है उसे रोकने के लिए की जा रही है। देखना होगा कि पहले चरण में कौन कौन से स्टॉक्स, उन पर निगाह हमारी रहेगी कि कौन कौन से स्टॉक ईएसएम की प्रक्रिया के तहत आते हैं। क्यों लाई जा रही है सर ये व्यवस्था? इस व्यवस्था में 2 बड़े प्रकरण अभी सेबी के सामने आए। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मदद से, यूट्यूब चैनल्स की मदद से, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल्स की मदद से ऐसे कार्टेल्स काम कर रहे थे, जिन कार्टेल्स ने लोगों को सस्ते स्टॉक्स खरीदने के लिए प्रेरित किया, उनमें थोड़ी बहुत कीमत में प्राइस बिल्ड की और उसके बाद उसका मुनाफा करके निकल गए। और इस मामले को रोकने के लिए सेबी अब इसका स्थायी समाधान करने जा रही है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जिस स्टॉक की बाइंग आप करने जा रहे हैं, जो आपको बाई करने की सलाह दी जा रही, कहीं ईएसएम के तहत तो नहीं फंसा हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए होगा कि अगर वो स्टॉक ईएसएम के अंदर है तो उसमें सट्टेबाजी हो रही है। कच्चे तेल के बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब ने जुलाई से क्रूड ऑयल के रोजाना उत्पादन में 10 लाख बैरल कटौती का फैसला किया है। रविवार को तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक के बाद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन घटाने की घोषणा की है। लंबे समय से कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $78 के ऊपर पहुंच गया, जो 5 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। सर क्या हुआ इस बैठक में?
ओपेक की बैठक में इस बार कुछ खास हुआ। जिस बात की संभावना थी, हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि ओपेक की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के लक्ष्य में और उत्पादन में कटौती का फैसला किया जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $75 से नीचे आ गई और प्रमुख देशों को अपनी कीमतों को ऊपर रखने की ज़रूरत है। पर हुआ कुछ बड़ा दिलचस्प, हुआ ये कि ओपेक देशों में की इस बैठक के बाद सऊदी अरब ने अपनी तरफ से सुओ मोटो अपने उत्पादन में 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती अगले महीने से शुरू कर दी। यानी 1 जुलाई से सऊदी अरब अपने उत्पादन में 1 मिलियन बैरल पर डे की कटौती करेगा। सऊदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और स्विंग प्रोड्यूसर भी है। उसके पास यह सुविधा है कि कच्चे तेल के उत्पादन में वो कमी या बढ़ोतरी बहुत तेजी से कर सकता है। इस फैसले पर बाकी ओपेक देशों ने कोई घोषणा नहीं की, उन्होंने अपनी तरफ से कोई बढ़ोतरी नहीं की, पर यह तय किया गया कि वो जुलाई के दौरान जुलाई से लेकर पूरे साल के अंत तक करीब 1.4 मिलियन बैरल पर डे की जो कटौती का लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, उस डील को फॉलो करेंगे। अब हुआ यह कि ओपेक की राजनीति में सऊदी अरब इस तेजी से इस कटौती पर आगे आ गया। सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरब को कम से कम $80 पर बैरल का रिटर्न चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, और सऊदी अरब ने एक तरह से ट्रेंड सेट करके ओपेक से अपने आप को इस फैसले में थोड़ा आगे बढ़ा दिया। दिलचस्प चर्चाएं हुई इसके अंदर, जो बाद में रिपोर्ट हुई और पता चला। सऊदी अरब ने कहा कि हम अपनी तरफ से ज़्यादा डीप प्रोडक्शन का कट का रिस्क ले रहे हैं या आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि बाकी देश जो ओपेक के हैं वो अपने वादे पूरे कर सकें। वो इस वादे का जिक्र कर रहे थे कि ओपेक की पिछली बैठक में ओपेक के सदस्य देशों ने अपने उत्पादन कटौती का फैसला किया था, जिसमें कई देशों ने उसे लागू नहीं किया। रूस को लेकर खासतौर पर काफ़ी सवाल उठे, क्योंकि रूस ने अपने उत्पादन में कमी नहीं की थी। इधर दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने को अपना उत्पादन बढ़ाने की भी छूट दी गई है 2 लाख बैरल पर डे के आसपास। दूसरा ये कि कई सारे देश जिन्होंने अपने उत्पादन का कोटा एडजस्ट नहीं किया था, वो अपने उत्पादन में कमी बेशी करके कोटे को एडजस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करके कीमतों में जो गिरावट थी उसे थामने का संकेत तो दे ही दिया, और कीमतें थोड़ा ऊपर जाती दिखाई भी दे रही हैं $78 के आसपास। आगे सर क्या संभावना बनती दिख रही है, और भारत पर इसका क्या असर होगा? इसकी कटौती के बाद हमें 2 संकेत मिले एजेंसियों ने अब इस साल फिर अपने $90 से $100 प्रति बैरल के तेल की कीमतों की संभावना जाहिर करनी शुरू कर दी। अगर मंदी का असर बहुत गहरा नहीं हुआ, चीन के डेटा थोड़े बेहतर आने शुरू हुए, जैसे सर्विसेज PMI का डेटा चीन में आया, सर्विस के इंडस्ट्री की थोड़ी रिकवरी दिखाई दी, तो कच्चे तेल की कीमतें $90 और $100 से ऊपर जा सकती हैं। इस तरीके के अनुमान आज बाजार में इसके बाद तैरने लगे ओपेक देशों की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब की कटौती 1 जुलाई से लागू होगी और बाकी देश जो ओपेक के हैं वो भी क्रमशः दिसंबर तक अपने उत्पादन में कटौती करेंगे। यानी मांग आपूर्ति का संतुलन फिर सप्लायर्स के हाथ में पहुंच गया, और बाजार में अगर मांग अब टूटती भी है मंदी के तौर पर तब भी ये माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $80 और $90 पर बैरल से ऊपर रहेंगी। भारत के लिए चुनौती की स्थिति है कि भारत में ने अभी भी कच्चे तेल की एक बड़ी महंगाई देखी है। हालांकि अभी कीमतें $80 के आसपास हैं, जो रिजर्व बैंक ने जो अपना प्रोजेक्टेड रेट था उसके आसपास रखा है। लेकिन अगर $90 के आसपास की कीमतें होती हैं और थोड़ा सा भी चीन की अर्थव्यवस्था में अगर तेज डिमांड दिखाई देती है या यूरोप में जितनी गहरी मंदी उसकी संभावना नहीं दिखाई देती, तो फिर कच्चे तेल की कीमतों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराई से पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट की ओर। दिवालिया हो चुकी कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन को खरीदने के लिए देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल ने इच्छा जाहिर की है। इसके लिए EOI दाखिल किया है। फ्यूचर सप्लाई चेन ही फ्यूचर रिटेल का वेयरहाउस मैनेजमेंट देखती थी। रिलायंस रिटेल के अलावा 6 और कंपनियों ने भी फ्यूचर सप्लाई के लिए EOI दाखिल किया है। इन सभी कंपनियों को EOI मंजूर होने के बाद फाइनल आवेदन के लिए कहा जाएगा। देश की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस पर डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। आज कंपनी को रात 12 बजे तक $1.2 अरब के कर्ज का करीब $4 करोड़ इंस्टॉलमेंट चुकाना है। इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज सहित कर्ज का कुछ हिस्सा भी शामिल होगा, लेकिन इस कर्ज को नहीं चुका पाई तो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। इससे पहले आपको ध्यान होगा मनी सेंटर में हमने आपको बताया था कि लेंडर्स ने $1.2 बिलियन का जो कर्ज था इसके रीकास्टिंग के लिए यानी कि इसके रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मना कर दिया था। जुलाई 2019 में संस्थापक VG सिद्धार्थ की मौत के बाद कैफ़े कॉफ़ी डे में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 4 साल में कैफ़े कॉफ़ी डे के स्टोर की संख्या घटकर लगभग 2/3 रह गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में कैफ़े कॉफ़ी डे के देश भर में 1752 आउटलेट थे, जिनकी संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 469 रह गई है। कर्ज को कम करने और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए CCD ने पिछले कुछ सालों में अपने स्टोर की संख्या घटाई है। CCD ऐसा तब कर रही है जब भारत का
5,000 करोड़ रुपए का कॉफ़ी रिटेल मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है और स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, वरिस्टा जैसी कंपनियां विस्तार घोषणाएं कर रही हैं। इस महीने के अंतिम हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के सामने जीएसटी ट्रिब्यूनल का फ्रेमवर्क रखा जा सकता है। लंबे समय से जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग हो रही है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सीसीडी एक बड़ा ब्रांड था जो सिकुड़ता दिखाई दे रहा है बाजार में। काफ़ी लंबे समय तक सीसीडी ने भारत में कॉफ़ी के कल्चर को बढ़ाने में बढ़ाया था और एक मॉडर्न कैफ़े का ब्रांड लेकर आया था। पर सीसीडी की आर्थिक स्थिति जटिल है। सीसीडी केवल यही नहीं कर रही कि अपने स्टोर्स कम कर रही है, बल्कि सीसीडी अपनी कुछ एसेट्स को भी सेल करने जा रही है। 2700 करोड़ रुपए की एसेट्स जो बेंगलोर में उन्हें बेचने की भी तैयारी चल रही है। सबसे बड़ा दबाव सीसीडी पर कर्ज को लेकर है कि कर्ज का बोझ काफ़ी बड़ा है और कंपनी के मुनाफे में भी कमी आई है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कुछ ही देर में आएगा आपके पास कॉर्पोरेट सेंट्रल और कल आपको 1 से 2 में डॉक्टर रवि सिंह मिलेंगे आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। कोई भी आपका अगर स्टॉक से जुड़ा सवाल है तो 9311211874 पर भेज दीजिए। नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने स्टॉक्स की पूरी जानकारी और आपका टाइम हॉरिजन कितना है, ये सब कुछ अपने सवाल में लिख दीजिए। डॉक्टर रवि सिंह कल जुड़ेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।